नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर और आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि फरीदाबाद के अमरजीत सिंह का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी वजह है उनका खासा शौक। आइए बताते हैं उनका खासा शौक आखिरकार क्या है। दरअसल उनका शौक है अलग अलग क्षेत्र के मशहूर लोग का ऑटोग्राफ लेना और उसे सहेज कर रखना। उनके द्वारा इस कारनामे पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई पूर्व प्रधानमंत्री अमिताभ बच्चन, दलाई लामा, मदर टेरेसा सहित बड़े बड़े खिलाड़ी और बड़े बड़े हस्तियों के अमरजीत ने ऑटोग्राफ लिए हुए हैं। आपको बता दें कि अमरजीत सिंह से जो पिछले 5 साल से मशहूर हस्तियों के ऑटोग्राफ इकट्ठा कर रहे हैं और अमरजीत सिंह का दावा है कि उनके द्वारा उनके जो पास जो ऑटोग्राफ है वो 5000 से भी ज़्यादा हस्तियों के ऑटोग्राफ मौजूद है। हालांकि उनका नाम जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था उनमें पीछे की वजह ये है कि 5000 ऑटोग्राफ नहीं बल्कि ऐसे 114 खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ लेना है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल हासिल किए हैं। अमरजीत बताते हैं कि उनके ऑटोग्राफ लेने का मकसद उन लोगों के पीछे की संघर्ष की कहानी को याद करना है। वैसे अमरजीत बताते हैं जब उन्होंने अमिताभ बच्चन, दलाई लामा, मदर टेरेसा, हेमा मालिनी, आमिर खान और देश के वर्तमान व पूर्व प्रधानमंत्री के अलग अलग भारतीय व विदेशी क्रिकेट टीम के नामी गिरामी खिलाड़ियों का ऑटोग्राफ लिया तो वो क्षण उनके लिए अस्मरणीय था। ऑटोग्राफ्स कलेक्ट करने का शौक है, थोड़ा अलग है बट अच्छा है। मतलब कि बात की जाए तो आपने किन किन लोगों के ऑटोग्राफ लिए होंगे? ऑटोग्राफ्स मेरे पास 5000 से ऊपर ऑटोग्राफ्स हैं और अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा, राकेश शर्मा जी जो कि अंतरिक्ष में हमारे इंडिया के पहले गए थे। बहुत ऑटोग्राफ्स हैं मेरे पास, मतलब आप शायद नाम ही लेंगे और मेरे पास शायद उनका ऑटोग्राफ होगा। लेकिन क्या मिलता है? देखिए, ऑटोग्राफ कलेक्ट करने से क्या होता है, आप सोचते हैं कि भाई कई लोग मुझसे पूछते हैं, अब सबका अपना अपना शौक है तो मुझे थोड़ा अलग शौक है। अब ऑटोग्राफ ही क्योंकि जब आप ऑटोग्राफ किसी का लेते हो ना तो ऑटोग्राफ एक बहुत आसान सी चीज़ है कि जो आप एक सेलिब्रिटी से आप मांग सकते हो, जिनसे आप इंस्पायर होते हो सकता है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो हो सकता है मैं सचिन से इंस्पायर होता हूँ, हो सकता है अगर मैं एक गायकर बनना चाहता हूँ तो हो सकता है मैं लता मंगेशकर जी से इंस्पायर होता हूँ। तो दुनिया में हर बंदे की एक इंस्पिरेशन होती है, ठीक है, मैं उन इंस्पिरेशंस का ऑटोग्राफ्स लेता हूँ, ठीक है। तो ऑटोग्राफ एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत आसानी से सेलिब्रिटी आपको देगा, खुश होकर देगा और फ्यूचर में वो एक हिस्टोरिकल चीज़ है क्योंकि वो उनकी पर्सनलाइज चीज़ है, उनके हाथ से किया हुआ दस्तखत है। तो वो एक फ्यूचर में एक बहुत अच्छी एक हिस्टोरिकल चीज़ बन जाती है कि आपके पास है। रिकॉर्ड तोड़ ऑटोग्राफ आपने लिए हैं तो क्या किसी बुक में भी आपका नाम दर्ज है? जी, अभी हाल ही में एक अपना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरे को ओलंपिक मेडल। चलिए करेंगे अगली खबर की और पूर्व सैनिक परिषद संस्था के पदाधिकारियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया है जिसमें उन्होंने 1 साल में किए गए जनहित कार्यों का ब्यौरा भी दिया है। दिखाई दे रहा ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है सेक्टर 62 कम्युनिटी सेंटर की है, जहां पूर्व सैनिक परिषद संस्था के पदाधिकारियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें उन्होंने 1 साल में किए गए जनहित कार्यों का ब्यौरा भी दिया है। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों ने बताया है कि उनका उद्देश्य पूर्व सैनिकों को एकत्रित करके जनसेवा करने का रहता है ताकि जिस तरीके से फौज में नियम कानून लागू रहते हैं उसी तरीके से यहाँ भी लोग अच्छे रहें। और उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों की ये संस्था शहीदों के परिवार और वीरांगनाओं और शहीदों के बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए काम कर रही है। किस चीज़ को लेकर की गई है और क्या विशेषता आज रही है? ये जो मीटिंग हुई है ये फरीदाबाद की इकाई का एक वार्षिक मीटिंग है जिसके अंदर हम जिसको एक AGM एनुअल जनरल मीटिंग के नाम से संबोधित करते हैं। इस मीटिंग के दौरान पूरी यूनिट जो है पूरे साल का विवरण देती है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं और हमारे फाइनेंस कंडीशंस क्या हैं और हमारे अभी तक के आगे के और हमारे प्लान क्या हैं, उस पे हमें किस तरह से कार्रवाई करनी है। और इस दौरान में हम सब मिलकर के साथ मिलकर के एक अपने संगठन को और मजबूत करके हम समाज की सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं
और समाज सेवा के साथ साथ हम पूरे फौजी भाइयों से निवेदन करते हैं कि जो डिसिप्लिन हमने फौज में कायम किया था वो हम डिसिप्लिन यहाँ पर भी सिविल में कायम करके और समाज की सेवा करेंगे और आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। आज तक आपकी संस्था ने क्या क्या सेवा में काम किया है? जो हमारी संस्था का सबसे बड़ा सेवा का एक ही मकसद है कि जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं, जो शहीद हो गए उनकी वीर नारियों को और जो विधवा हैं उनको देखरेख करने का, और अपने फौजी भाइयों के समय कोई भी सामने आपत्ति आए, कोई दिक्कत आए, कोई दुख आए तो उसमें हम एक सर जो काम सरकार को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हो, क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है? कार्य सरकार करनी चाहिए, सरकार करनी चाहिए। हाँ जी, सरकार के लिए आपने, देश के लिए आपने इतने साल नौकरी की, उसके बाद में इस तरीके से फौजियों के साथ होता है। देखिए, सरकार अपनी तरफ से अच्छा कर रही है और ये सरकार हम सब से मिलकर बनी है, हम सबका। जरूर करेंगे अगली खबर की और बल्लभगढ़ गांव रोड स्थित प्रणव कन्या आश्रम से संदिग्ध हालातों में 11 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई है और रात के अंधेरे में बच्ची आश्रम से गायब हुई है। आपको बता दें कि ये बच्ची इस वक्त पहेली बनी हुई है। CWD यानी कि बाल कल्याण समिति के द्वारा इसे देखभाल के लिए यहाँ पर छोड़ा गया था। इस बच्ची को 7 दिन पहले ही आश्रम में लाया गया था और 2 दिन के बाद ही अचानक से रात को ये बच्ची गायब हो गई। बच्ची आश्रम के अंदर से आश्रम की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि आश्रम के में से ही गायब हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची जो थी वो मंदबुद्धि थी और आश्रम अपना पल्ला इस मामले में झाड़ रहा है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और सारी कमी आश्रम वालों की बताई जा रही है। आपको बता दें कि बाल कल्याण विभाग द्वारा द्वार पर ताले चौकीदार होने व आश्रम में 8 CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद भी कैमरे में क्लिप का ना मिलना आश्रम पर सवाल खड़ा कर रहा है। बल्लभगढ़ गांव रोड स्थित प्रणव कन्या आश्रम का सारा मामला है, जो कि 7 दिन पहले एक बच्ची जो कि मंदबुद्धि थी, वो 11 साल की थी और आश्रम में उसे लाया गया था और अचानक ही बच्ची आश्रम से गायब हो गई है। बच्ची का गायब होना एक पहेली बना हुआ है। बता दें कि 11 साल की बच्ची लगभग 8 दिन पहले फरीदाबाद के बाईपास रोड पर लावारिस हालत में मिली थी, जिसे बच्चों के लिए काम करने वाली एक सामाजिक संस्था ने पुलिस की मदद से शहर के बाल कल्याण विभाग के हवाले किया था। कागजी कार्रवाई करने के बाद संबंधित बाल विभाग ने इस बच्ची को देखभाल के लिए शहर के प्रणव कन्या आश्रम के सुपुर्द कर दिया था, जहां 2 दिन बाद ही ये बच्ची रात के अंधेरे में आश्रम से गायब हो गई है। मिली थी मुक्ति पुराना साधु प्रणव कन्या संगति गांव से, उनकी संचालिका ने एक कंप्लेंट दी थी कि एक बच्ची जो 10-12 साल उम्र की थी और नाम उसका तराना था और जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब थी और उनके माता पिता का पता नहीं बता पा रही थी, तो वो CWC के आदेश से आश्रम में छोड़ी गई थी। जो 20-9 की रात को ये बच्ची आश्रम से निकल बिना बताए कहीं चली गई और इस कंप्लेंट पर हमने FIR लॉन्च की जा चुकी है और इसकी तलाश के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। मिसिंग सेल लगी हुई है और हमारी टीम में। चलिए करेंगे अगली खबर की और। शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पंजाबी सेवा समिति द्वारा 7वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। ये 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 400 यूनिट से ज़्यादा रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। पंजाबी सेवा समिति द्वारा ये लक्ष्य रखा गया था, ये वाकई ही सराहनीय कार्य है, वाकई ये सराहनीय काम था। वहीं हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ के प्रधान प्रेम खट्टर ने बताया कि अभी भी कुछ बच्चे रक्तदान करने में हिचकिचाते हैं, तो हमें उन्हें भी रक्तदान करने के लिए और उनके परिजनों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि ज़रूरतमंदों का भला हो सके और रक्तदान देने से दिल की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं और लोगों की मदद की जा सकती है। कितने वर्षों से लगातार लगाते आ रहे हैं और अब की बार कितनी यूनिट का लक्ष्य है? ये 7 वर्षों से इस बार 7वां साल है। जाके आदमी हर बार जाके परमात्मा ने लोगों को जाके आदमी इतना हमारे पे जनता का एहसान है और लोगों में उत्साह भी है कि रक्तदान देने का। पिछली बार हमारा 2020 में 372 यूनिट था, उससे पहले हमने पूरी डिटेल लिख रखी है पूरे 7 साल की। और इस बार भी कोशिश यही है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ब्लड की वजह से किसी भी बच्चे को थैलीसीमिया वालों को क्या कार्यक्रम अब तक के रहे? आज पंजाबी सेवा समिति ने जो रक्तदान जो शिविर रखा है, ये 7वां रक्तदान शिविर है और पिछले उसमें इन्हें 372 के आसपास इन्होंने यूनिट ब्लड दिया था। इस बार इस संस्था का टारगेट हम 400 प्लस यूनिट देंगे और महिलाएं सभी नौजवान साथी हैं। इससे बड़ा धर्म का सेक्टर 12 के एस्कॉट स्विमिंग पूल में चौथी नेशनल स्विमिंग पूल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 18 राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन सभी में से एक टीम इजिप्ट जाएगी। वर्ल्ड कप के लिए उन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा, जिसका उद्घाटन निगमायुक्त यशपाल यादव ने किया। इसकी क्लोजिंग सेरेमनी डीसी जितेंद्र के हाथों हुई। डीसी जितेंद्र के हाथों होगी और बच्चों को मेडल वितरित किए जाएंगे। कोरोना के कारण ये आयोजन एक दिन के लिए ही आयोजित किया गया। प्रतिभागियों की संख्या काफ़ी थी, इसलिए हर राज्य से लिमिटेड बच्चों को ही यहां आमंत्रित किया गया। नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है, जिसमें लगभग 18 स्टेट से पार्टिसिपेंट्स आए हैं और इन पार्टिसिपेंट्स में से एक हमारी जो टीम इजिप्ट जाएगी वर्ल्ड कप के लिए, तो उन बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। और आज हमारी फोर्स फिन स्विमिंग एसोसिएशन ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है ये टूर्नामेंट, उसका उद्घाटन माननीय श्री यशपाल जी म्युनिसिपल कमिश्नर फरीदाबाद ने उद्घाटन किया और अभी ये टूर्नामेंट हमारा चल रहा है। लगभग 5 बजे माननीय उपायुक्त महोदय श्री जितेंद्र यादव जी इसका क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे और बच्चों को मेडल वितरित करेंगे। कब से कब तक चलता रहेगा, कितने दिन चलेगा ये टूर्नामेंट? हाँ, ये टूर्नामेंट समथिंग ड्यू टू कोविड ये हमने एक दिन का ही किया है। हमारे पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हर स्टेट से हमने एक लिमिटेड बच्चों को यहाँ इनवाइट किया है ताकि ना कोविड की कोई ऐसी वो ना हो सके और हमारे बच्चों ने बड़ा सफल ये पार्टिसिपेट। की खबर की और कहीं नौकरी नहीं है, सब बेकार की योजना है। रोजगार के मेले के नाम पर युवाओं को कर रहे हैं परेशान। कौशल शिक्षा प्रदान करने का ये भी ढोंग कर रही है सरकार। रोजगार मेले में लड़कियों को भी कोई सुविधा नहीं है। ये शब्द हैं उन युवाओं के जो आंखों में सपने और हाथ में डिग्री लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में आयोजित फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हुए कन्वेंशन हॉल में रोजगार मेले में पहुंचे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही युवाओं की भारी भीड़ ये साफ स्पष्ट कर रही है कि कोरोना काल में अपनी सेहत ताक पर रखकर ये सभी युवा इस भीड़ का हिस्सा केवल इस उम्मीद में बनकर आए हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन जहां कौशल शिक्षा के आधार पर उनके सपनों को सरकार ने चूर चूर तो कर दिया है, साथ ही साथ युवाओं को रोजगार मेले में बुलाकर उनके साथ खिलवाड़ भी किया गया। यहाँ युवाओं का कहना है कि उन्हें यहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ सिर्फ धक्के खाने के लिए सरकार ने हमें यहाँ बुला लिया है। यहाँ पर बॉयज़ों के लिए ज़्यादा मतलब वैकेंसी हैं, गर्ल्स के लिए बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग का ज़्यादा वर्क है। लड़कियों को एक्चुअली अकाउंट्स वगैरह में, डाटा एंट्री में थोड़ा होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। और अगर कोई लड़कियों के लिए अगर कोई यहाँ पे वैकेंसी है तो वो बहुत दूर दूर की है। जो लड़कियाँ किस तरीके की वैकेंसी की आप बात करें, क्या कर रखा है आपने? सर मैंने ना बीकॉम किया हुआ है, मेरा एमकॉम भी चल रहा है, तो मुझे अकाउंट्स के लिए जॉब चाहिए थी। तो वो अकाउंट्स की कोई भी जॉब नहीं है यहाँ पर आपकी? यहाँ पे सर एक ही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा सामने पड़े यहाँ पे सारे नीचे वैसे छोड़ने के लिए आते चले गए सब। सरकार ये जो रोजगार मिला है सरकार की तरफ से लगाया गया था। सरकार आप साल में एक बार रोजगार मेला लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर इन्विटेशन यानी कि बुलाया गया है। तो किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? कंपनियाँ आपको क्या कह रही हैं? आपने ITI कर रखी है, ITI की बेस पर आपको क्या कह रही है? सर यहाँ पर कुछ नहीं है, लोग आके अपना टाइम खराब कर रहे हैं इस तरीके से, जिस तरीके से कॉल भी लग रहा है। क्या कर रखा है आपने? मैं सर BA कर रखी है। BA कर रखी है जी सर। तो यहाँ पर इतनी सारी कंपनियाँ हैं, एस्कॉट है, मारुति है, आई हैं सर अपने प्रेफरेंस के लिए कॉल करेंगे, अपने प्रेफरेंस के लिए आई हैं, कॉल करके बुलाएंगी, इंटरव्यू होगा कि नहीं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन मेगा जॉब फेयर 2021 के आयोजन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री भी वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें हरियाणा के लगभग तमाम जिलों के हुनरमंद युवक और युवतियों ने अपने इंटरव्यू दिए। इस मेले में सरकार द्वारा
EMU साइन करने वाली 23 कंपनियां यहां पहुंची थी और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज फरीदाबाद में हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन मेगा जॉब फेयर 2021 का आयोजन किया गया है, जबकि जिसमें मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस रोजगार मेले में पहुंचे हजारों युवाओं को यहां पहुंची 23 कंपनियों में डिमांड के लिए अनुसार नौकरियां भी मिलेंगी। आज हरियाणा सरकार ने जो पूरे प्रदेश का रोजगार मेला लगा, हजारों जो स्टूडेंट हैं आज आए हैं और हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा जो उनकी चॉइस का है। सारे 23 कंपनी आई हुई हैं, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जो कौशल में निपुण हैं, जो लड़के हैं, उनको देंगे। कितना फर्क पड़ेगा बेरोजगारी पर? धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। जो पढ़े लिखे, जो निपुण हैं, जो लड़के हैं, उद्योग क्षेत्र में जाएंगे, औद्योगिक क्रांति होगी आने वाले समय में। और अब हर कंपनी को कितने बच्चों की ज़रूरत है वो उनके इंटरव्यू लेने के बाद पता चलेगा। कितने बच्चों को रोज़गार मिलेगा, देर शाम तक आपको सबको मालूम चल जाएगा कि इन बच्चों में से कितने बच्चों को आज रोज़गार मिला है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, जहाँ की 65% आबादी युवा है, 35 साल से कम है। और कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अपने नौजवानों के हाथ में हुनर नहीं देगा। और हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी बात का ध्यान रखते हुए देश में पहली बार स्किल मंत्रालय बनाया। आज हर प्रदेश में स्किल मंत्रालय है, कौशल मंत्रालय है, और हमारे नौजवानों के हाथ में हुनर हो, इसके लिए देश में मोदी सरकार। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑनलाइन मोबाइल भिजवाने का आश्वासन देकर एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 98,400 रुपए की नकदी को भी बरामद किया है। कैंप थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने बताया है कि नया गांव निवासी निहाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है। पीड़ित व उसकी पत्नी का ज्वाइंट खाता PNB बैंक में है। पीड़ित को उनके पुत्र अमन ने बताया कि एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए इंस्टाग्राम पर एक नंबर पर बात हुई है, जिसके बाद एक व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने ऑर्डर भेजने के नाम पर 5,000, ऑर्डर डिलीवरी के नाम पर 12,000, टैक्स के नाम पर 20,104 रुपये और रिफंड कराने के लिए टैक्स के नाम पर 41,000 रुपये सहित कुल 7 लाख रुपए काट लिए हैं। पीड़ित की शिकायत पर गत 28 अगस्त को मामला दर्ज कर साइबर सेल के साथ मिलकर संयुक्त पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान 2 युवकों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम राहुल शर्मा निवासी दिल्ली बताया। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फ़ोन, 3 सिम कार्ड, एक वाईफाई मॉडल, एक लैपटॉप सहित पासबुक, चेकबुक और काफ़ी नकदी भी बरामद की है। बेसिकली हमारा 653 नंबर केस है जो मैंने 420-406 IPC में दर्ज किया था। इसमें मिस्टर निहाल सिंह जी हैं, मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। बेसिकली जो कल्प्रिट थे उन्होंने उनके बेटे को अप्रोच किया मोबाइल फ़ोन, आईफोन बेचने के बहाने से। ऐसे करके हर रोज़ 10-5 करते करते उन्होंने टोटल 7 लाख रुपये अकाउंट से इन्होंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाए, जो कि झारखंड में किसी आदमी की फर्जी ID से HDFC बैंक के अंदर अकाउंट है, इसमें पैसे डिपॉजिट हुए हैं। इसमें हमने 2 अक्यूज़ को अरेस्ट किया है। एक मिस्टर राहुल जटवानी है जो इनमें मेन है, दूसरा जो अक्यूज़ है वो राहुल शर्मा है। और इनसे हमने जो रिकवरी की है वो 7 मोबाइल फ़ोन है, 3 सिम कार्ड हैं, वाईफाई मॉडेम एक है, एक लैपटॉप है, कैश है 98,400 और एक HDFC बैंक का चेकबुक, पासबुक और एक ATM। सर दोनों आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। तो ये कहाँ से अरेस्ट करें? दिल्ली से अरेस्ट किया। तो कितना पुराना मामला है और कैसे इनके खुलासा हुआ आपके पास? लगभग महीना 20 दिन पुराना केस है और ये साइबर की सहायता से हमने इसको ट्रेस आउट किया। क्या अन्य कोई मामला इनके ऊपर है, खुलासा हो पाया? बेसिकली अब तक किसी भी ऐसे केस में अरेस्ट नहीं हुए, ये फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुए। अगर अननोन के खिलाफ